हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड, जैसा कि हमने कहा था कि आप लोगों के लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगी, तो आज जो आपका फर्स्ट जो सब्जेक्ट है, कोड है 501 का, भारत में प्रारंभिक शिक्षा, उसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। तो इसे आप चलिए देख लेते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा और एक पैटर्न मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। जैसा कि आपको पता है, वीडियो बना के मैंने डाला भी था कि शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे, कितने मार्क्स के क्या होंगे, सभी कुछ उस वीडियो में, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं आपका कि आपका जो एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, भारत में प्रारंभिक शिक्षा, जो आपका 501 कोड है उसका। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 3 घंटे का आपका पेपर होना है और जो मार्क्स है वो 70 नंबर का होना है। 70 मार्क्स का आपका पेपर होना है। 30 मार्क्स का जो है वो आपकी प्रैक्टिकल एंड थ्योरी वगैरह होती है। और ये इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना के डाला था कि 1 से 15 तक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे 1 अंक के। 16 से 30 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो जो वेरी शॉर्ट होते हैं उस तरह के आएंगे, ये भी 1 नंबर के होंगे। और 31 से 40 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं उसके होंगे, जो 2 अंक के होंगे। और फिर 41-42 यानी 2 जो क्वेश्चन होंगे आपके वो लॉन्ग टाइप के दीर्घ उत्तरीय होंगे, जो कि 10 अंक के होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। फिर ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। और शिक्षा किस प्रकार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को त्वरित कर सकती है। यहाँ पे त्वरित करने का मतलब होता है बढ़ाना, आगे की ओर बढ़ाना। तो अध्यापकों का वेतन बढ़ाकर, व्यावसायिक विषयों एवं विज्ञान के शिक्षण पर बल देकर, सार्वजनिक शिक्षा की सामूहिक विद्यालय प्रणाली को लागू करके, या फिर विद्यार्थियों के समक्ष सामाजिक न्याय के उच्च आदर्श प्रस्तुत करके। तो फ्रेंड्स, अगर आंसर की बात की जाए तो जहाँ तक मेरे ख्याल से इसका आंसर बनेगा कि व्यावसायिक विषयों एवं विज्ञान के शिक्षण पर बल देकर। क्योंकि देखिए, शिक्षा का जब शिक्षा के आधुनिकीकरण की बात चल रही है, और जब शिक्षा का आधुनिकीकरण किया गया था तो उसमें शिक्षा का व्यावसायिकरण किया गया था। यानी उसमें जो आपके कॉमर्स हैं, इस तरह के कोर्स उस समय चलाए गए थे, व्यवसाय से रिलेटेड कोर्स चलाए गए थे। तो जहाँ तक इसका आंसर मुझे बी लग रहा है, बाकी आप देख लीजिएगा। अगर आंसर मेरा गलत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स पे क्वेरी कर दीजिएगा, ताकि सभी को इसका आंसर मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी 1986 का एक प्रमुख लक्षण नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो आंसर आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो जैसे पहला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सैनिक प्रशिक्षण, प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन, सभी को शिक्षा के समान अवसर और शिक्षा में उत्तरदायित्व। तो जब आप क्वेश्चन पढ़े तो थोड़ा सा अपने माइंड को शांत रखें और क्वेश्चन को पढ़े कि क्या कह रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहा है, और जब राष्ट्रीय शिक्षा की नीति कह रहा है तो उसमें आपके प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन भी आएगा, शिक्षा के सभी को शिक्षा के समान अवसर भी आएगा, और शिक्षा में उत्तरदायित्व आएगा। लेकिन जो आपका सैनिक प्रशिक्षण है वो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नहीं आएगा, क्योंकि शिक्षा के लिए सैनिकों के लिए नहीं है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो सैनिक प्रशिक्षण है ये एक इसका प्रमुख लक्षण नहीं है। तो इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के स्वस्थ व स्वतंत्र विकास में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार बाधक है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए, विचार की स्वतंत्रता है, चयन की स्वतंत्रता है, व्यय की स्वतंत्रता है, और भाषण बोलने की स्वतंत्रता है। तो ये जो इतने स्वतंत्रता, इतने अधिकार बच्चों के हैं, तो इनमें से एक आपको बताना है कि कौन सा अधिकार जो मिला वो बाधक है, जो नुकसानदायक है बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए, जहाँ तक है आपका सी जो इसका आंसर होगा, व्यय की स्वतंत्रता, यानी कि पैसे को खर्च करने की अगर स्वतंत्रता बच्चों को दिया जाए तो वो इनके अधिकार में बाधक बन सकता है। क्योंकि विचार की स्वतंत्रता, चयन की स्वतंत्रता और भाषण और बोलने की स्वतंत्रता जनरली सबको दी जाती है, मिलती भी है, लेकिन जो व्यय की स्वतंत्रता ये बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइट का प्रकार है, यानी डाइट का इनमें से कौन सा कार्य है, आपको ये बताना है। तो देखिए, इसमें विद्यालय भवनों की वर्तमान कालीन जो है वो मरम्मत करते रहना, गैर औपचारिक शिक्षा के इंस्ट्रक्टरों एवं पर्यवेक्षणों का प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण, जहाँ भी संभव हो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना, और विद्यालयों में वित्त प्रबंधन का वितरण। तो इनमें से कौन सा कार्य है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो आंसर आपका जो पहला है, जैसे विद्यालय भवनों की मरम्मत करना, ये भी डाइट का कार्य देखिए नहीं है।
और जहाँ भी संभव हो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना। तो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था डाइट नहीं करता है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था जो होता है वो हर एक स्कूल में होता है, उसका अपना होता है। विद्यालयों में वित्त प्रबंधन, तो वित्त प्रबंधन जो होता है तो इस शिक्षा का, तो जो देखिए विद्यालयों को जो पैसा होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट देता है। यहाँ पे विद्यालय की बात चल रही है, तो डाइट का काम नहीं होता। डाइट का काम होता है कि जो भी शिक्षक होते हैं, चाहे वो आपके सेवा पूर्व या सेवाकालीन शिक्षक होते हैं, उनको प्रशिक्षण देना डाइट का मेन काम होता है। तो इसका आंसर आपका जो होगा बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SIEMAT यानी शेमेट जिसे हम बोलते हैं, ज्ञान का प्रसार यानी विस्तार करने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो इसका आंसर होगा वो बी होगा आपका। संस्थागत नियोजन द्वारा ही शेमेट जो होता है SIEMAT ये अपना ज्ञान का प्रसार करती है। किसके माध्यम से करती है? संस्थागत नियोजन के द्वारा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कार्यरत बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आपका सी होगा, मुक्तांगन। तो 7 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका जहाँ तक आंसर है माध्यमिक शिक्षा होगा, आप देख लीजिएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका? तो इसके अंतर्गत देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो है सर्व शिक्षा अभियान में अनुसंधान व मूल्यांकन के अंतर्गत जो प्रावधानित निधियों को इस्तेमाल किया जा सकता है किन चीज़ों के लिए, ये आपको बताना है। यानी केवल सरकारी स्कूलों के लिए, केवल सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए, केवल सहायता रहित स्कूलों के लिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निधियों को जो है वो ग्राम पंचायतों के पास हस्तांतरित किया जाएगा किस लिए? स्कूलों के रखरखाव और मरम्मत के लिए, स्कूलों में सुधार के लिए, अध्यापकों के वेतन के लिए, या फिर ए या बी दोनों? तो देखिए जहाँ तक इसका आंसर है डी आपका होगा, ए और बी दोनों। क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान जो होता है तो जो भी पंचायतों के पास निधि यानी पैसा रखा जाएगा तो स्कूलों, क्योंकि प्राइमरी लेवल तक की जो भी स्कूलें होती है 1 से 5th क्लास की, उसकी जिम्मेदारी जो भी होती है वो पंचायत की होती है, ग्राम पंचायत की होती है। इसलिए स्कूलों के रखरखाव मरम्मत के लिए, स्कूलों में सुधार के लिए पंचायत जो होती है स्कूलों को पैसा देती है। तो इसका जो आंसर डी है वो सही होगा, यानी स्कूलों के रखरखाव मरम्मत और स्कूलों में सुधार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसको आधारभूत सुविधाओं की श्रेणी से बाहर गिना जाता है? जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनकी श्रेणी से बाहर आपको बताना है। आवास है, शिक्षा है, टेलीविजन एवं बिजली है। तो देखिए इसमें जो है आपका आवास और शिक्षा, बिजली जो है आधारभूत सुविधाओं में आता है। मेरे ख्याल से जो टेलीविजन है वो आधारभूत सुविधाओं के बाहर गिना जाता है, बाहर आएगा। बाकी आप इसका आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शिक्षा के अधिकार की अवधारणा के अनुसार गैर सरकारी संस्थाओं के साथ सक्रिय साझेदारी का कौन सा है? तो देखिए आप क्वेश्चन इसके आंसर देख लीजिएगा। साझेदारी का क्षेत्र कौन सा शिक्षा के अधिकार के साथ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। अभ्यंतर यानी कोर आयोजन दल से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगी, तो प्लीज आप इनका आंसर जिसका मैं नहीं बता पा रही हूँ आप सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता मूलतः संबद्ध है, यानी शिक्षा की जो गुणवत्ता होती है किससे संबद्ध है, किससे संबंधित है? अपने सभी आयामों में, जीवन की गुणवत्ता से, परीक्षाओं में मिले प्राप्तांकों से, कंठस्थ करने से, अंग्रेजी सीखने से। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो आपका ए होगा कि अपने सभी आयामों में और जीवन की गुणवत्ता से ही शिक्षा की गुणवत्ता संबंधित है, संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए जहाँ तक अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी प्राय अपने आप को विद्यालय पर्यावरण से बाहर अनुभव करते हैं, क्योंकि शायद मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पुस्तक की भाषा था कक्षा में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होती है उनकी मातृभाषा से भिन्न होती है। बाकी आंसर आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी के लिए शिक्षा पर हुए JAM-TA सम्मेलन 1990 के लिए संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देशों ने मिलकर सभा की थी? तो देखिए आई हैव नो आइडिया, इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखिए यहाँ पे जो आपके 15 तक के जो क्वेश्चंस थे वो आपके मल्टीपल चॉइस यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के थे। अब आपके क्वेश्चंस आ गए हैं वेरी शॉर्ट में, जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की कल्पना किसने की और किस उद्देश्य से की है? इसका आंसर आपको देना है। तो फ्रेंड्स ये आपके क्वेश्चन आंसर आप इन्हें देख लीजिए। अब यहाँ पे तो मैं आंसर इनके भी बता नहीं सकती हूँ,
तो आप इन्हें सर्च करिए। जो आंसर जिनके नाम मिलेगा, कि मेरी वीडियो में जनरली जो क्वेश्चंस आपके हैं इनके आंसर्स दिए हुए हैं, लेकिन यदि फिर भी आपको लगता है कि किसी के आंसर आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप ज़रूर पूछिएगा, उनके आंसर हम आपको देंगे। तो 18 क्वेश्चन 18वां नंबर का जो क्वेश्चन है, उससे मुख्य अध्यापक का क्या कर्तव्य बनता है। जिसके विद्यालय का एक विद्यार्थी उस विद्यालय को छोड़कर किसी अन्य विद्यालय में जाना चाहता है तो अध्यापक क्या करेगा। इसी तरह 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अध्यापक की किसी एक भूमिका का आपको उल्लेख करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सभी जो क्वेश्चन आपके हैं 1 मार्क्स के, एक नंबर के हैं। और एनसीईआरटी जो आपका है, सॉरी एससीईआरटी जो आपका है, इसके द्वारा आयोजित किए जाने वाले अभिमुखीकरण कार्यक्रमों का औचित्य स्थापित करना है, आपको बताना है। तो जो एससीईआरटी होता है राज्य स्तरीय होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर का कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मातृ प्रबोधन परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। उसके बाद क्वेश्चन है कि सकल पंजीयन अनुपात जो होता है आपका, इसका प्रतिशत में परिकलन करना है। यदि किसी प्राथमिक विद्यालय में पंजीयन बच्चों की संख्या 75 हो तथा प्राथमिक विद्यालय आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 50 हो, तो इसका जो देखिए एक मेथड होता है, रूल होता है, वो वहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। और सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया और कब किया। ये सभी जो क्वेश्चंस आपके हैं 1 मार्क्स के हैं, एक नंबर के आपके सभी क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त किए गए अध्यापकों को वेतन कौन देता है। तो देखिए जितने भी अभी तक हम क्वेश्चंस देखते आ रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान से बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हो, चाहे वेरी शॉर्ट आप देख रहे हैं इसमें हो। तो सर्व शिक्षा अभियान को आप जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं तो जरूर उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका कि सर्व शिक्षा अभियान किस प्रकार प्राथमिक स्तर की शिक्षा को बच्चों के लिए उपयोगी तथा प्रासंगिक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म आयोजन से क्या अभिप्राय है। ये मेरा वीडियो बना उसमें ऑलरेडी इसका आंसर है। विकेंद्रित प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यानी विकेंद्रीकरण जिसे कहते हैं, ये भी मेरे वीडियो में इसका आंसर आपको वहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता के किन्हीं 2 अभ्यंतर यानी अनिवार्य घटकों का उल्लेख करना है। कि शिक्षा में गुणवत्ता के लिए क्या 2 मेन अनिवार्य घटक हो सकते हैं। और इसके आगे का क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्राय हाशिए पर क्यों रखा जाता है। किन्हीं 2 कारणों का आपको उल्लेख करना है, ये बताने हैं। इस कथन का विश्लेषण कीजिए कि विश्व बैंक वैश्विक ज्ञान तथा अच्छी पद्धतियों में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करके EFA यानी सभी को शिक्षा के प्रयासों में सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति 1958 में थी, किन्हीं 2 सिफारिशों का उल्लेख आपको करना। 2 सिफारिशें आपको लिखनी है, कौन कौन सी हैं। और जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 में जो बनी थी, तो हमारे किन निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है, आपको ये बताना है। तो 1 लाइनर ही है, आप समझिए इसको। 1 लाइन में इसके आंसर आपके हो जाने हैं और 1 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भागीदारी के अधिकार के अंतर्गत बच्चों द्वारा भागीदारी की संभावनाओं का परीक्षण करना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 31 से 40 यानी 31 से 40 तक के जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जो 2 नंबर के होंगे। जैसा कि महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति 1958 की किन 2 सिफारिशों का उल्लेख करना है। और ठीक इस तरह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है हमारे किन निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लघु उत्तरीय होंगे और 2 नंबर के होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भागीदारी के अधिकार के अंतर्गत बच्चों द्वारा भागीदारी की संभावनाओं का परीक्षण करना है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये इन्हें एक बार आप जरूर इन्हें तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। इनके आंसर इनको जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि NCERT जो है इसके द्वारा आयोजित किए जा रहे शिक्षक प्रशिक्षण के स्तरों तथा क्षेत्रों को उजागर करना है। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका कि NCERT के 4 मुख्य क्या उद्देश्य हैं, ये भी आपको बताना है, लिखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा अपनाई गई किन्हीं 2 कार्य नीतियों का आपको वर्णन करना है, कौन सी 2 कार्य नीतियां हैं। और इसी तरह शिक्षा के किन्हीं 2 मुख्य उद्देश्यों की व्याख्या करना है कि शिक्षा के 2 मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो ये जो इधर के क्वेश्चन आ रहे हैं ये ऑलरेडी मेरे वीडियो में डले हुए हैं, तो आप देख लेंगे, आप इनका आंसर आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। ऐसे किन्हीं 2 पाठों अथवा विषयों के उदाहरण दीजिए जिन्हें अधिक प्रभावी तरीके से पढ़ाया जा सकता है यदि बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाया जाए। तो ऐसे कौन से पाठ हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यह कहना कहाँ तक उचित है कि खुली मानसिकता यानी जॉन ड्यूवी द्वारा प्रतिपादित विमर्शी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विकासशील देशों में प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में बाधक बनने वाले किन्हीं दो कारकों का वर्णन करना है कि जो विकासशील देश हैं और जहां वो प्राथमिक शिक्षाएं होती हैं उनके मार्ग में कौन से बाधक चीजें आती हैं, उनके कारणों का वर्णन करना है। गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत, अब देखिए यहाँ पे 41 से 42 नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके 10 मार्क्स के हैं, 10 नंबर के, यानी दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं। तो इनको आप देख लीजिए कि गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत गुरु की भूमिका तथा उत्तरदायित्वों का वर्णन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि छोटे बच्चों को काम पर भेजने के बारे में आपकी क्या राय है, आपको अपना ओपिनियन यहाँ पे देना है एक टीचर के रूप में, एज अ टीचर। और वे नियमित विद्यालयों में भर्ती क्यों नहीं हो सकते हैं, ऐसे बच्चों को शिक्षित करने के लिए किस प्रकार की पाठचर्या बनाई जाए, ये आपको अपने ओपिनियन में लिखना है कि आप अगर टीचर है तो आप ऐसा क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे। तो ये फ्रेंड्स था आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर और आपके फर्स्ट पेपर जो 501 का है, भारत में प्रारंभिक शिक्षा का विकास, उसका है। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जिसका आंसर मुझसे आ पाया हमने बता दिया है। जो क्वेश्चन है जनरली हमारे वीडियो में सभी इसके आंसर हैं, तो आप देख लीजिएगा। और वीडियो को लाइक तो करिए ही करिए, लेकिन साथ में इसको शेयर भी करिए ताकि सभी तक तब तक ये पहुंच जाए। लेकिन उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।